नमस्कार शिक्षकगण। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे, जहां पे आपको प्रतिदिन सीटेट एंड टेट की तैयारी के लिए स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग सिलेबस का पहला जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम लोग कहते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, हम सीरीज चला रहे हैं, थ्योरी क्लास चला रहे हैं। इसका थ्योरी केवल चल रहा है। और मैंने बताया कि जैसे ही हमारे 23 टॉपिक पर थ्योरी समाप्त हो जाएंगे, मतलब ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो हर एक टॉपिक पे मैं दो दो आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी होता रहे। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक 6 है, टॉपिक नंबर 6 है, जिसका नाम है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। कि मतलब बच्चा जो है वो अपने आप को केंद्रित करके, अपने दिमाग को स्थिर करके कैसे शिक्षा के नियमों को जानता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होता क्या है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारियां भरना होता था। मतलब प्राचीन काल में जब बच्चों को शिक्षा दिया जाता है तो उस समय उद्देश्य ये था कि बच्चों के मस्तिष्क में बस कुछ जानकारियां दे दिया जाए। जैसे कि आज के टाइम में जितनी पढ़ाइयाँ होती है, जिस तरीके से होती है, वो सब पहले नहीं होता था। किंतु आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। आज के समय में केवल ये नहीं कि आप कुछ जानकारी ले लें, नहीं, हर तरह से आपका विकास होना चाहिए, जिसके लिए बाल मनोविज्ञान की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि मतलब एक बच्चे के मन में क्या है, उसके अनुसार अगर उस बच्चे को पढ़ाया जाए, उस बच्चे को शिक्षा दिया जाए, तो उस बच्चे का जो विकास होगा वो सर्वांगीण तरीके से होगा, सभी ओर से होगा। जब तक हम बच्चे के मन को नहीं जानेंगे तब तक हम उसे अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएंगे। वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी आवश्यक होती है। इसलिए हर शिक्षक को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या करें कि बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चों के मन में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम रखें, तभी जाके हम बच्चे का अच्छे से विकास कर सकते हैं। इस जानकारी के अभाव में शिक्षक न तो शिक्षा को अधिक से अधिक आकर्षक और सुगम बना सकता है, और न ही वह बालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। जब तक हम, मतलब कहने का अर्थ है ना कि जब तक हम बच्चे के मन के बारे में नहीं जानेंगे, उसकी मन में क्या चल रहा है, वो क्या सीखना चाहता है, तब तक हम उसका विकास, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार बालकों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। मतलब बच्चों के मन को जान करके और उसके अनुसार जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली, उसको आधुनिक तरीके से जो पढ़ाया जाता है, उसी को कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब कि बच्चे के अनुसार उसको शिक्षा देना। उसके बाद है भारतीय शिक्षाविद गीजू भाई, एक शिक्षा शास्त्र हैं जो शिक्षा के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल रखते हैं। उनका नाम है गीजू भाई। कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही है। मतलब ये बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बहुत ही अच्छा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझाने और इसे क्रियान्वित रूप देने के लिए उन्होंने इससे संबंधित कई प्रकार की पुस्तकों की रचना की तथा कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। उनका साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य से संबंधित है। आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है और पिछड़े हुए और मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि देखिए, सभी बच्चे तो क्लास में एक जैसे होंगे नहीं। उसी में कोई बच्चा होगा पिछड़ा हुआ, मतलब गरीब है, तो कोई उसमें मंद बुद्धि वाला है, मतलब बहुत ही दिमाग से कमज़ोर है, और बहुत सारे बच्चे जो बहुत तेज़ हैं। तो सबके लिए एक विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। तो ये है आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। व्यवहारिक मनोविज्ञान ने
व्यक्तियों की परस्पर विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला है, जिससे यह संभव हो सका है कि शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दे और उसके लिए प्रबंध करे। आज के शिक्षक को केवल शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में ही नहीं, बल्कि शिक्षार्थी के बारे में भी जानना होता है। मतलब अगर आप शिक्षक हैं तो आप केवल ये मत समझिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आप तेज हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए आपको ये भी है कि आप उस शिक्षार्थी के बारे में जानें, मतलब कि आप विद्यार्थियों के बारे में भी जानें कि वो जानना क्या चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं कि मैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, बच्चे तेज हो जाएंगे, और उस चीज़ को बच्चा जानना ही नहीं चाहता है, उस चीज़ में उसकी कोई रुचि ही नहीं है, तो फिर आप ज़बरदस्ती बताएंगे तो उससे कुछ होगा नहीं। इसलिए आप कितने जानकार हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि बच्चा आपसे क्या चाहता है, आप बच्चे को कितना सिखा पाते हैं। क्योंकि आधुनिक शिक्षा विषय प्रधान या अध्यापक प्रधान न होकर बाल केंद्रित है। वही बात कहा जा रहा है कि आज की जो शिक्षा है इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने जानकार हैं, ये डिपेंड करता है कि बच्चा आपसे क्या सीखता है। इसमें इस बात का महत्व नहीं है कि शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुण युक्त है, बल्कि इस बात का महत्व है कि वह बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आपका ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने जानकार हैं, ये मायने रखता है कि आपके द्वारा पढ़े हुए बच्चे कितना विकास कर पाए। आप बहुत तेज हैं, अपने आप में बहुत सारे मेरिट नंबर लाएं, लेकिन आप बच्चे को कुछ सिखा नहीं पाते हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में असफल हैं। आप भले ही कम नंबर लाए हैं, लेकिन आप पढ़ाई भी उतने कोई खास तरीके से नहीं किया, लेकिन जितना पढ़े उसको आपने बच्चों में काफ़ी अच्छे तरीके से विकास कर दिया, तो आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक के रूप में सफल हैं। तो ये हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। अब जानेंगे बाल केंद्रित शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या क्वालिटी हैं, इसके बारे में। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण इधर उधर हो गया। चलिए फिर देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए शिक्षक को बालकों के मनोविज्ञान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ये बात आपसे बार बार कही जा रही है कि अगर बच्चे का विकास करना है तो आपको बालक के मनोविज्ञान की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसके अभाव में वह बालकों की न तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझ सकता है और न ही उनकी विशेषताओं को। जब तक आप बच्चों के मन के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि बच्चे के अंदर कौन से क्वालिटी हैं, कौन से अवगुण है, कौन से गुण है, कुछ की किसी भी चीज़ की आपको जानकारी हो ही नहीं पाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों पर शिक्षक के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा, आप उसको सवाल बनाने के लिए देते हैं और वो आपका सवाल नहीं बनाता है, तो आप अगले दिन क्या करते हैं, चेक करते हैं। और बहुत सारे टीचर हैं जो बच्चों को दंडित भी कर देते हैं, जो नहीं है, कानून अपराध है, ऐसा नहीं करना है आपको, लेकिन अगर कुछ लोग कर देते हैं तो फिर वो बच्चा क्या सीख जाएगा आपसे। तो आप जानिए कि अगर बच्चा आपका सवाल बार बार देने के बाद भी नहीं बना रहा है तो इसका वजह क्या है, ऐसी कौन सी कमी है, इसकी कौन सी समस्या है जिसके चलते वो पढ़ नहीं पा रहा है। आप उसको अच्छे से पूछें, उससे अच्छे से बात करें, तो आपको पता चल जाएगा। उनके मन को पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि बात क्या है, और उसके हिसाब से आप उसका समाधान कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में एक शिक्षक को बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। व्यवहार के मूल आधारों का ज्ञान तो सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना है। अतः शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। व्यवहार के इन मूल आधारों को नई दिशा में मोड़ा जा सकता है, इनका शोधन किया जा सकता है। मतलब बच्चे के हर एक चीज़, उसकी प्रवृत्ति, उसके संवेगों के बारे में, उसके प्रेरणाओं के बारे में, अगर हर चीज़ के बारे में हम जानकारी कर लेंगे तो हम उस बच्चे को एक नए रास्ता और विकास की ओर उसकी दिशा को मोड़ सकते हैं, और वो अपने जीवन में काफ़ी विकास कर सकता है। इनको बालक में से निकाला जा सकता है, इसलिए सफल शिक्षक इनके शोधीकरण का प्रयास करता है। यानी बच्चे के अंदर क्या है, कौन सी चीज़ को वो जानना चाहता है, उन सारे चीज़ों को हम चाहें तो उसके अंदर से निकाल सकते हैं, और उसके बाद से एक हम सफल शिक्षक बन सकते हैं। तो सफल शिक्षक बनने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान की ज़रूरत है, हमें बाल केंद्रित शिक्षा को समझना ही पड़ेगा।
बालक जो कुछ सीखता है उससे उसकी आवश्यकताओं का बड़ा निकट संबंध है, क्योंकि हम जो कुछ सिखाते हैं वो जो कुछ सीखता है भविष्य में चल के व्यक्ति उसी का प्रयोग करके आगे बढ़ता है। स्कूल में पिछड़े हुए और समस्याग्रस्त बालकों में से अधिकतर ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकताएं स्कूल में पूरी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कई समस्या है या गरीब है, तो उनकी सारी आवश्यकताएं स्कूल में तो पूरी नहीं होती, सारे चीज़ तो उसको स्कूल में नहीं मिल सकते हैं, इसलिए वे सड़कों पर लगे बिजली के बल्बों को फोड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे उदंडता में, अगर सड़क पर जो बिजली लगा हुआ है उसमें बल्ब लगे हो तो उसको ढेला चलाकर पत्थर चलाकर फोड़ देंगे, स्कूल से भाग जाएंगे, आवारागर्दी करते हैं, मतलब झगड़ा करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और आस पड़ोस के लोगों को तंग करते हैं, मोहल्ले के बच्चों को पीटते हैं, मतलब हर एक गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में शिक्षक मारपीट के द्वारा इन दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। अब इस पर क्या होता है कि अगर कोई कंप्लेंट टीचर के पास गया कि बच्चा बहुत सारा उदंडता कर रहा है, तो टीचर क्या करते हैं, उसको देकर बढ़िया से पीट देते हैं। तो क्या इससे समस्या सुलझ गई? क्या वो बच्चा इसके बाद से वो गलती नहीं करेगा? क्या इसकी गारंटी है? नहीं है, वो बिल्कुल नहीं करेगा। परंतु बालकों को समझने वाला शिक्षक यह जानता है कि इन दोषों का मूल उनके शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में ही नहीं, में ही कहीं ना कहीं है। मतलब एक अच्छा शिक्षक ये समझ जाता है कि मारने पीटने से कुछ नहीं हो रहा है, या तो इसके शारीरिक में कोई प्रॉब्लम है शरीर में, या सामाजिक रूप से इसको कोई दिक्कत है, या मनोवैज्ञानिक आधार पर इसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है जिसके चलते बच्चा उदंडता कर रहा है, और वो उसको जानने के प्रयास में लग जाता है। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बालकों के व्यक्तिगत भेदों से परिचित कराता है और यह बतलाता है कि उनमें रुचि, स्वभाव तथा बुद्धि आदि की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होगा, हर बच्चे का इंटरेस्ट, हर बच्चे का स्वभाव, बुद्धि सब अलग होती है। ऐसा नहीं कि सबको एकदम एक जैसा होता है। आप लोग क्लास में देख सकते हैं, क्या सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं? पढ़ने में, व्यवहार में नहीं होते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ बच्चे व्यवहार में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे दोनों में ठीक होते हैं, कुछ बच्चे दोनों में खत्म होते हैं। तो एक जैसा नहीं हो सकता है। अतः कुशल शिक्षक मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि। मंदबुद्धि मतलब धीरा दिमाग वाला, सामान्य बुद्धि मतलब मीडियम, न ज़्यादा तेज न धीरा, और कुशाग्र मतलब तेज बालक में भेद करके उन्हें उनकी योग्यताओं के अनुसार शिक्षा देता है। शिक्षा देने में शिक्षक को बालक और समाज की आवश्यकताओं में समन्वय करना होता है। स्पष्ट है कि उसके लिए उसे बालक की पूर्ण मनोवैज्ञानिक जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बार बार यही बताया जा रहा है कि एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक की जानकारी, बाल मनोवैज्ञानिक की जानकारी बहुत अधिक होनी चाहिए, तभी वह किसी भी प्रकार के समस्या को सुलझा सकता है, नहीं तो उसके बस की बात नहीं है। अब अगला टॉपिक हम जानेंगे शिक्षण बेटिंग टीचिंग मेथड, मतलब पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र शिक्षक को यह बतलाता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए, परंतु असली समस्या यह है कि कैसे पढ़ाया जाए। मतलब ये दिमाग में रखना है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। इस समस्या को सुलझाने में बाल मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। मतलब आप क्लास में जाएं और बच्चों से ये जानने की कोशिश करें कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लेंगे, बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। बाल मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया, विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक और हानिकारक दशाओं, रुकावटों, सीखने का वक्र तथा प्रशिक्षण संक्रमण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। मतलब हर एक टॉपिक से, कि मतलब कैसे सीखा जाए, कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए, किसकी खोज किया जाए, क्या हानि है, क्या लाभ है, कौन से सारे चीज को मतलब आप बाल मनोविज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। इसके ज्ञान से शिक्षक बालकों को सीखने में सहायता कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की विधियों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है और उनमें सुधार के उपाय बतलाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि को प्रयोग में लाते समय बाल मनोविज्ञान को ही आधार बनाया जाता है। तो शिक्षण का विधि यही है कि पहले बच्चों का मनोविज्ञान जाना जाए, बच्चों के मन के अंदर क्या चल रहा है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे जल्दी सीखेंगे और अपने आप में बहुत जल्द विकास करेंगे। अब आता है अगला टॉपिक हमारा, मूल्यांकन और परीक्षण। अब बच्चों का समय समय पे मूल्यांकन होना चाहिए, उनका परीक्षा होना चाहिए कि बच्चा जो सीख रहा है सही में कितना सीखा, किस स्तर तक वो जानता है, कहाँ तक वो विकास कर चुका है, कहाँ कमी है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें समय समय पर मूल्यांकन करना होगा और उसका परीक्षण टेस्ट लेना होगा।
ठीक है, जो हमारे स्कूल में परीक्षाएं होती है, क्यों होती है? ताकि ये जाने कि बच्चा किस स्तर तक कितना जान चुका है। शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं होती है, उसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण करना भी होता है। मतलब कहने का अर्थ आप केवल पढ़ा रहे हैं, इससे ये नहीं कि बच्चा डेवलप कर जाएगा। अब आप टेस्ट लीजिए, बच्चे कहाँ तक जा रहे हैं उसका मूल्यांकन कीजिए, उसकी परीक्षा लीजिए, तब समझ पाएंगे कि बच्चा किस हद तक ज्ञान को अर्जित कर रहा है। मूल्यांकन से परीक्षार्थी की उन्नति का पता चलता है। मतलब मूल्यांकन करने से ये पता चलता है कि जो परीक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो कितना विकास कर रहे हैं, कितना जान रहे हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी बार बार यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी प्रगति हासिल की है, और यदि उन्हें सफलता अथवा असफलता मिलती है तो क्यों और उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। बच्चों का जब हम टेस्ट लेंगे, अगर बच्चे पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, या असफल यानी फेल हो जाते हैं, तो सफल हो रहे हैं तो कितना हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका ही पता चलेगा। असफल हो रहे हैं तो कितना, क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है शिक्षक को भी और बच्चों को भी, और उसके अनुसार शिक्षक उसमें परिवर्तन कर सकता है ताकि बच्चा अगली बार असफल ना हो। बच्चा भी अपने आप को उस असफलता को देख करके अपने आप में एक नई मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कर सकता है ताकि आगे चल के फिर वो असफल ना हो। तो इसका ज़रूरत होता है, परीक्षा की ज़रूरत होती है। इन सभी प्रश्नों को सुलझाने में मूल्यांकन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के परीक्षणों और मापों की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव और दुश्चित से जुड़ा हुआ है। मतलब भारतीय शिक्षा प्रणाली में अगर बात कर दी जब मूल्यांकन का कि बच्चों को पता करना है कौन कितना जानता है, तो लोग इसको परीक्षा के रूप में जानते हैं। इसको तनाव, टेंशन हो जाता है, अरे भाई मेरा परीक्षा पढ़ने वाला है, टेंशन हो जाता है। दुश्चित मतलब मन में दुख हो जाता है, क्या आ गया। पढ़ना सबको ही चाहता है, परीक्षा देना बहुत कम लोग चाहते हैं। मूल्यांकन के इस तनाव एवं दुश्चिंता को दूर करने के लिए वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, जो बालकों के इस प्रकार के तनाव एवं दुश्चिंता को दूर करने में सहायक साबित हो रहा है। मतलब बच्चों के अनुसार ही हमें जानना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं, परीक्षा में भी कौन से तरीके वो चाहते हैं। ऐसा नहीं, अब ये नहीं कि मतलब बच्चा कौन सा क्वेश्चन चाहता है उसके अनुसार नहीं बनाएंगे। मतलब जिस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन बनना आप बनाइए, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए उसी के अनुसार आप देखिए। जब भी परीक्षा होता है सरकार समय समय पर उसमें बदलाव करती है। जैसे कि मान लीजिए पहले सब्जेक्टिव ज़्यादा होता था, ऑब्जेक्टिव बहुत कम होता था, अब 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो सरकार समय समय पर इस मूल्यांकन और परीक्षण के लिए बदलाव करती रहती है ताकि बच्चे में विकास हो सके, और उनके अनुसार ही ये सारा चीज़ होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। यह निरंतरता, निरंतरता मतलब क्या होता है, लगातार होता है, का अर्थ इस पर बल देना है कि छात्रों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया। अब ये नहीं कि बच्चे का आप एग्जाम कभी एक बार ले लिए उसके बाद आप छोड़ दिए, नहीं, एक निश्चित समय सीमा आपको बनाना चाहिए कि बच्चों का एक निश्चित समय सीमा पर परीक्षा होते रहे, उसका मूल्यांकन होते रहे, उसका जांच होते रहे, ताकि बच्चा इतने समय में क्या डेवलप किया, क्या पीछे वाले समय से अभी डेवलप किया है कि अभी उसी पे टिका हुआ है, कुछ चेंजिंग आया है कि नहीं आया है। तो ये सारा चीज़ हमें एक टाइम मतलब फिक्स टाइम करना चाहिए कि कितना कितना दिन पे ये सब किया जाए, जिसे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया, और यह शैक्षिक सत्रों की पूरी अवधि में फैली हुई है। इसका अर्थ है मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि। मतलब आप क्या कीजिए कि बच्चे को कुछ सिखाइए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसके बाद एग्जाम लीजिए और उसके बाद उसका फीडबैक भी दीजिए। फीडबैक मतलब होता है कि बच्चा क्या रिजल्ट लाया है, कहाँ कहाँ गलती किया है, कहाँ कहाँ उसका अच्छा अच्छा पॉइंट है, उसको ही बताइए कि तुमने इस टॉपिक में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसके इसी तरह करोगे तो तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा। फिर आपको ये बताइए कि नहीं तुमने यहाँ पे बहुत गलती किया है, इसको तुम सुधारो। इससे क्या होता है ना कि बच्चा उस चीज़ को ध्यान देने लगता है कि हाँ मतलब इस चीज़ में मैं ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम लेते हैं, कॉपी साइन कर दिए, 100 नंबर में आपने उसको 50 नंबर दे दिया, ठीक है। बच्चा तो ये नहीं ना जान पाया कि मेरी कमी कहाँ थी, वो 50 नंबर क्यों कम हुए। तो बच्चों को आप बताइए, फीडबैक दीजिए
कि यहाँ पे ये कमी है, अगर तुम इसे सुधार लोगे तो तुम्हारा 100 में 100 नंबर आ जाएगा। दूसरा पद व्यापक का अर्थ है शैक्षिक और शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। चूंकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती है, इसलिए यह पद अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है और यह सीखने के क्षेत्रों में छात्र के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं सृजनात्मकता। तो ये सारा चीज हो गया हमारा कि कैसे हम बच्चों का मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करने से क्या फायदा है, परीक्षा लेने से क्या फायदे हैं, बच्चों में कैसे विकास होगा। अब आता है हमारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब जो हम पढ़ाते हैं और बच्चे जो पढ़ते हैं वो पाठ्यक्रम होता है। हर सब्जेक्ट का अपना एक पाठ्यक्रम होता है। समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाता है तो टीचर उसका ध्यान रखता है कि बच्चे को क्या जरूरी है और समाज में उस चीज़ को जान कर के क्या पाएगा, ये आगे चलकर क्या इसके जीवन में इसका प्रयोग है या नहीं है, और उसके अनुसार शिक्षक पढ़ाता है। और सीखने की कौन सी क्रियाओं से आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तथा विभिन्न स्तरों पर कुछ सीखने की क्रियाएं वांछनीय हो सकती हैं और कुछ अवांछनीय। यहाँ पे एक शब्द है वांछनीय, जिसका अर्थ होता है आकर्षक। मतलब बच्चा अगर कुछ सीख रहा है तो हो सकता है कुछ चीज़ों को सीखने में वो आकर्षित हो सकता है, उसको अच्छा लग सकता है, और कुछ अवांछनीय भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सिखा रहे हैं उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यह निश्चित करने में शिक्षक को विकास की विभिन्न स्थितियों का मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान टीचर को रखना चाहिए कि बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, कौन से चीज़ से वांछनीय हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, और कौन से चीज़ से आकर्षित नहीं हो रहा है। इस तरह बाल केंद्रित शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। तो सब के बाद यही है कि अगर बच्चा का विकास करना है तो आपको मनोवैज्ञानिक आधार पर ही बच्चे को ज्ञान देना होगा, तभी वो बच्चा डेवलप हो सकता है, विकास कर सकता है। अब है व्यवस्थापन एवं अनुशासन। बच्चों के विकास के लिए अनुशासन भी जरूरी है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा व विद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। देखिए, अगर आपको क्लास में, स्कूल में अगर शांति स्थापित करना है, काफ़ी सुचारू रूप से आपके स्कूल को चलाना है, तो वहाँ पर भी आपको बाल मनोविज्ञान का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि बिना बाल मनोविज्ञान का सहारा लिए आप वहाँ का अनुशासन, वहाँ के हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी कुछ शरारती बालकों में अच्छे समायोजक के लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत बार आप देखिएगा कि बहुत बच्चे जो होते हैं शरारती होते हैं, मतलब नटखट होते हैं, ज़्यादा क्या क्या बोल सकते हैं उसको, उदंडता करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी कुछ कुछ ऐसा गुण होता है जो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों को उन्हें दबाने के स्थान पर प्रोत्साहित करने के बारे में सोचना पड़ता है। तो एक अच्छा शिक्षक क्या करता है कि ये नहीं कि अब बच्चा उदंड है और उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है तो अब उसको पूरी तरह से दबा देगा, नहीं, उसका अच्छा क्वालिटी उसको बाहर लेकर आइए कम से कम। कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी ना हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है कि जिसके अंदर मतलब केवल बुराई ही बुराई भरा हो, कुछ तो अच्छा क्वालिटी होता है, उसको बाहर लाना चाहिए समाज के सामने, उसके सामने, ताकि वो उसको लेकर सुधर सके और आगे बढ़ सके। बाल मनोविज्ञान ही शिक्षक को बतलाता है कि एक ही व्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के कारण हो सकता है। मतलब आप जब बाल मनोविज्ञान की जानकारी रखते हैं तो आपको पता चलता है कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह के गुण एक साथ ही पाए जाते हैं। एक ही कक्षा में बैठे हुए बच्चे अलग अलग गुण वाले होते हैं, अलग अलग सोच वाले होते हैं। अगर आप बाल मनोविज्ञान को नहीं जानेंगे तो आपको लगेगा कि सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं। शिक्षक को उनके असली प्रेरक कारणों का पता लगाकर उनके अनुकूल व्यवहार करना होता है। तो एक अच्छे शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, वो किस चीज़ से प्रेरित हो रहे हैं, उन चीज़ों को जान करके और उसके अनुसार वो उसको शिक्षा दे, ताकि वो अपने जीवन में अनुकूल हो सके, वो अपने जीवन में विकास कर सके। अब है प्रयोग एवं अनुसंधान।
बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को प्रयोग एवं अनुसंधान की ओर उन्मुख करने के लिए भी बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। मतलब कि बच्चे को प्रैक्टिकल, मतलब कोई चीज़ करना है कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें चाहते हैं कि आप कुछ प्रैक्टिकल करें, उसमें कुछ अनुसंधान करें, नई नई चीज़ों की खोज करें, तो उसके लिए भी आपको बाल मनोविज्ञान को ही जानना होगा। नई नई परिस्थितियों में नई नई समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षक को स्वयं प्रयोग करते रहना चाहिए और उससे निकले निष्कर्षों का उपयोग करना चाहिए। मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नए नए अनुसंधानों से जो नए नए तथ्य प्रकाश में आते हैं, उनकी जांच करने के लिए भी शिक्षक को प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें प्रैक्टिकल का भी सहारा लेना चाहिए, ताकि उससे भी बच्चे क्या होते हैं ना, काफ़ी आकर्षित होते हैं और वो सीखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रैक्टिकल जब होता है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आप इसका जांच कर सकते हैं, आप कभी करके देखिए अपने स्कूल में। कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण। अब कक्षा में कैसे, आप कोई समस्या आता है किसी बच्चे का, तो कैसे उसका निदान करेंगे, कैसे उसका निराकरण करेंगे, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पहचानने और उनका निराकरण करने के लिए भी बाल मनोविज्ञान का ही सहारा लिया जाता है। देखिए यहाँ पर भी अगर कक्षा में किसी बच्चे को कोई समस्या है, कोई परेशानी है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसका निदान कर दें, उसका निराकरण कर दें, तो उसके लिए भी आपको बाल मनोविज्ञान को जानना ही पड़ेगा। मतलब बिना बाल मनोविज्ञान का आप एक बच्चे में सर्वांगीण विकास कभी कर ही नहीं सकते हैं, अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो। प्रगतिशील शिक्षा, सबसे पहले होता है प्रगतिशील शिक्षा। उसके अंतर्गत पहला है कि प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रकृति क्रिया का परिणाम है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक जॉन डीबी का विशेष योगदान है। मतलब प्रगतिशील शिक्षा के बारे में एक संयुक्त राज्य अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन डीबी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे पढ़ेंगे उन्होंने क्या किया था। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इस प्रकार है। अब प्रगतिशील शिक्षा के कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये है, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। व्यक्तिक विभिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। मतलब इस शिक्षा का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे में जब तक विकास नहीं होगा तब तक वो प्रगतिशील शिक्षा नहीं है। आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आपके पढ़ाने से बच्चे में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, वहीं पे वहीं रुका हुआ है, तो समझ जाइए कि आपके जो आप पढ़ा रहे हैं वो प्रगतिशील शिक्षा नहीं है, वो रुकावट वाली शिक्षा है। चौथा है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि। आप बच्चों को प्रोजेक्ट दीजिए, जैसे कि आजकल स्कूलों में बहुत अच्छा ये कार्य हो रहा है, बहुत सारे स्कूलों में कि प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को घर से करके आने के लिए, इससे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। समस्या विधि एवं क्रिया कार्यक्रम जैसे शिक्षण, कोई काम दे दिया जाएगा कि तुमको ये प्रयोग करना है और इस चीज़ के बारे में तुमको जानना है और मुझे बताना है, तो उसमें भी बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इन सारे सिस्टम का भी यूज़ करना चाहिए, इससे बच्चों का काफ़ी विकास होता है। अब है कि प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब प्रगतिशील शिक्षा अगर लाना है, उसमें विकास करना है, तो मनोवैज्ञानिकों का कौन कौन सा सिद्धांत है, तो चलिए सबसे पहले है मस्तिष्क एवं बुद्धि। मस्तिष्क एवं बुद्धि मनुष्य की उन क्रियाओं के परिणाम है जिन्हें वह जीवन की विभिन्न व्यवहारिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है। जो वह जीवन की दैनिक क्रियाओं को करने में मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता जाता है, त्यों त्यों उसका विकास भी होता जाता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए बच्चा जब अपने दिमाग का लगातार प्रयास करता है, तो वो उन चीज़ों के बारे में उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उस टॉपिक पे वो और ज़्यादा चीज़ों को जानने लगता है। मस्तिष्क ही वह सबसे प्रमुख साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं का हल करता है। एक साधन के रूप में मस्तिष्क के तीन प्रमुख रूप हैं। यानी पहला, मस्तिष्क से चिंतन होता है, कोई व्यक्ति मस्तिष्क के द्वारा ही सोचता है, चिंतन करता है। अनुभूति, उस चीज़ को अनुभव करता है, समझता है, और मस्तिष्क के द्वारा ही कोई संकल्प, कोई प्रतिज्ञा लिया जाता है कि मुझे क्या करना है। समझ रहे हैं बात को। अब है ज्ञान। तो ज्ञान दूसरा हमारा टॉपिक है। ज्ञान कर्म का ही परिणाम है। जाहिर सी बात है कि हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमें परिणाम मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है। कर्म अनुभव से पूर्व आता है। आपके पास क्या अनुभव है उससे पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, कि बिना कर्म किए, आप बिना कार्य किए कभी भी अनुभवित नहीं हो सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। अनुभव ज्ञान का स्रोत है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है आपका ज्ञान भी बढ़ता जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि हमारे माँ बाप अगर पढ़े लिखे भी ना हो
तो वो अपने अनुभव से हमसे बहुत कुछ जानते हैं इस दुनियादारी के बारे में। जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है कि अग्नि हाथ जला देती है, उसी प्रकार उसका संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब बच्चा जब तक किसी आग को टच नहीं करता है तब तक उसे ये पता नहीं होता है कि आग से हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसे अगर एक बार उसके संपर्क में आ जाए, टच कर ले, तो उस चीज़ को वो समझ जाता है कि भाई अग्नि से आदमी का हाथ जलता है, और वो जीवन में फिर उसके पास कभी नहीं जाएगा। इसी तरह हर चीज़ को बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ही धीरे धीरे अपने ज्ञान के स्रोत को बढ़ाता जाता है। फिर है मौलिक प्रवृत्तियां। अब मौलिक प्रवृत्ति क्या है? सभी ज्ञान व्यक्तियों की उन क्रियाओं के फलस्वरूप होता है जो वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। सुरक्षा, भोजन तथा वस्त्र के लिए मानव जो संघर्ष करता है उसका परिणाम होता है कुछ क्रियाओं का प्रारंभ। मतलब जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति अपना सेफ्टी चाहता है, समय पर भोजन चाहता है, कपड़ा चाहता है। अब सबके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो उसका परिणाम है कुछ क्रियाओं का प्रारंभ, मतलब कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके जीवन में आपकी एक अच्छी नौकरी लग सके। अच्छी नौकरी लग जाए तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, आपका नाम हो, साथ ही साथ आपको समय पर जो पैसा प्राप्त हो, भोजन प्राप्त हो, अच्छा कपड़ा पहन सके, आपको सेफ्टी मिल सके। तो इसके लिए आपको तो करना ही पड़ रहा है ना, पढ़ाई करना पड़ रहा है, नोट्स तैयार करना पड़ रहा है, एग्जाम देने पड़ रहे हैं, तो ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। और ये क्रियाएं हैं व्यक्ति की उन प्रवृत्तियों, मौलिक भावनाओं तथा रुचियों को जन्म देता है। और इस तरह हर व्यक्ति में उसकी प्रवृत्ति मतलब होता है आदत। आदत जन्म लेती है, उसकी मौलिक भावना जन्म लेती है, और उसका इंटरेस्ट का जन्म होता है। अब है चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन मतलब होता है सोचना। चिंतन केवल मनन करने से पूर्ण नहीं होता है। ऐसा नहीं कि केवल आप सोचते हैं तो उससे आपका चिंतन हो गया, और न ही भावना समूह से इसकी उत्पत्ति होती है, और न ही ये किसी ग्रुप से पैदा होता है। चिंतन का कुछ कारण होता है। अगर आप किसी चीज़ पे सोच रहे हैं तो उसका क्या कारण है। जैसे आपको सीटेट या टेट निकाल करके आपको एक शिक्षक बनना है, तो क्यों शिक्षक बनना है? ऐसा थोड़े ना है कि आपको पता ही नहीं है कि शिक्षक बन के आप क्या करेंगे। आखिर उसके बारे में आपने सोचा होगा। बिना सोचे तो आप पढ़ नहीं रहे हैं। किसी हेतु के आधार पर मनुष्य सोचना प्रारंभ करता है। यदि मनुष्य की क्रिया सरलतापूर्वक चलती रहती है तो उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, किंतु जब उसकी प्रगति में बाधा पड़ती है तो वह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको क्या टेंशन? आप कुछ सोचेंगे, आपका दिमाग तो ज़्यादा मतलब चलेगा ही नहीं, आप ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में अगर कोई समस्या आती है, आपकी प्रगति में कोई बाधा पड़ती है, तब आपका जो दिमाग है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है और वो चिंतन करना शुरू करता है। तो ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ को सोचते हैं सब चिंतन ही है। चिंतन वो है कि आपके जीवन से उसमें कोई बदलाव हो जाए। मनोविज्ञान के उपरोक्त सिद्धांतों एवं धारणाओं के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा की नींव रखी गई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार हो। यानी कि जो भी आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उसका ये ध्यान रखना है कि बच्चे के मानसिक क्रिया पर, बच्चे के मानसिक रूप से कोई प्रभाव न पड़े, बल्कि बच्चे मानसिक रूप से तेज हो, तब वह चिंतन कहलाएगा। ऐसा नहीं कि सोचते सोचते दिमाग पागल हो गया, कुछ कर भी नहीं रहा है और केवल सोच रहा है। अगला टॉपिक है हमारा प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। देखिए आप लोग बोर मत होइएगा, अगर बोर हो रहे हैं तब तो दिक्कत है, क्योंकि ये थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपका 10 मिनट 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ये थ्योरी है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति पूरा थ्योरी समझ जाएगा, ऑब्जेक्टिव उसके लिए कुछ नहीं होता, वो आसानी से फटाफट बना लेता है। तो इसमें थोड़ा सा धैर्य, पैसेंस रखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा लंबा टाइम तो लगेगा ही। अब प्रगतिशील शिक्षा का क्या महत्व है तो जानिए इसको। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास होता है। मतलब बालक की पावर बढ़े, बालक की शक्ति बढ़े, पढ़ने की क्षमता बढ़े, उसमें विकास हो, यही है प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। इसलिए इसके अंतर्गत इसी बात पर जोर दिया जाता है, किंतु बालक में विभिन्न शक्तियों का विकास किस प्रकार से होगा, इसके लिए कोई सामान्य सिद्धांत निश्चित नहीं किया जा सकता है। अब कोई एक फिक्स सिद्धांत नहीं है कि इस तरीके से सभी बच्चे में विकास हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे जो एक जैसे तो होते नहीं हैं कि आप एक रूल को लगा दिए और उसी रूल के हिसाब से सबका विकास हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न रुचियों और योग्यताओं के बालकों में विकास भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। सही बात है, अलग अलग रुचि वाले, अलग अलग योग्यता वाले बच्चे हैं तो उनमें विकास भी तो अलग अलग तरह से होगा।
इसलिए अध्यापक को बालक की योग्यताओं पर दृष्टि रखते हुए उसे निर्देशन देना चाहिए। इसलिए अगर आप एक शिक्षक हैं, एक अच्छे शिक्षक हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा बच्चा किस योग्य है, किस प्रकार की वो रुचि रखता है, और उसी के अनुसार उसको शिक्षा देना चाहिए, तभी जाके वो अपने जीवन में प्रगति कर पाएगा। प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। बहुत ही अच्छा लाइन है ये, कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए बनी हुई है, बालक शिक्षा के लिए जन्म नहीं लेता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना है। मतलब प्रगतिशील क्या है कि बच्चा अच्छा से पढ़े और आगे चलकर जनतंत्र, लोकतंत्र को समझे और लोकतंत्र को सबसे बड़ा शासन माने, कि जैसा कि हम लोग भी मानते हैं। यह हमें बताता है कि बालक में जनतंत्रीय मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद न हो। मतलब हमें ऐसे शिक्षित करना चाहिए बच्चों को कि वो किसी आदमी से आदमी में कोई भेदभाव ना करे, चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो। सभी पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग से काम करें। ये होता है शिक्षा का उद्देश्य, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य। प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। सभी को समान अधिकार दिए जाएं। ऐसा समाज तभी बन सकता है जब व्यक्ति और समाज के हित में कोई मौलिक अंतर ना माना जाए। जब तक आप कोई डिफरेंस नहीं रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, तो ये समस्या कभी नहीं आएगी और सभी लोग मिलजुल कर ही रहेंगे। इस तरह प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना और शिक्षा द्वारा जनतंत्र को स्थापित करना होता है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालक के स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या है कि बच्चों को ज़्यादा करके मतलब प्रैक्टिकल, कि बच्चे अपने खुद से कुछ करें ताकि वो अच्छे से सीखेंगे और उनका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और वो काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। इस शिक्षण पद्धति में बालक के जीवन क्रियाओं के विषय में एकता स्थापित की जाती है। यह बालक के जीवन की क्रियाओं के चारों ओर सब विषय इस तरह बांध देता है कि क्रियाओं के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। यहाँ पर शिक्षा पद्धति को बालक की रुचि पर आधारित करने की बात आती है, कि शिक्षा पद्धति को ऐसे रखना चाहिए कि बच्चा उसमें इंटरेस्टेड हो। अगर बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम कितना भी कुछ कर ले वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा जब तक नहीं चाहेगा पढ़ना, कि हम पढ़ना नहीं चाहते, तब तक आप उसे पढ़ा नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। इस शिक्षण पद्धति में बालक के जीवन क्रियाओं के विषय में एकता स्थापित की जाती है। यह बालक के जीवन की क्रियाओं के चारों ओर सब विषय इस तरह बांध देता है कि क्रियाओं के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। यहाँ पर शिक्षा पद्धति को बालक की रुचि पर आधारित करने की बात आती है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत डीबी, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है डीबी, तो डीबी ने शिक्षा में दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है, रुचि और प्रयास। मतलब इनका मानना है कि बच्चे की रुचि को और समझ लिए और उसके अनुसार हम प्रयास करते हैं तो बच्चे में विकास एकदम होगा ही होगा। अध्यापक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए, इससे वे अपनी रुचियों के अनुसार कार्यक्रम बना सकेंगे। इनमें किसी प्रकार के दबाव और भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तभी कार्यक्रम रुचि के अनुसार हो सकेंगे और तभी स्कूल की क्रिया आत्मक्रिया बन सकेगी। मतलब अब बच्चे को ज़्यादा कुछ कहिए कि बाबू तुम स्कूल का एक सदस्य हो, तुम्हें स्कूल के बारे में सोचना चाहिए, तुम स्कूल के लिए ये चीज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि बच्चे को लगता है कि नहीं ये मेरा घर है, और उसको काफ़ी अच्छे से रखता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। और उस पर किसी प्रकार का दबाव मत दिए कि तुमको करना ही है, भाई तुमको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि दबाव में अगर कोई काम करवाएंगे स्कूल के लिए तो वो कभी नहीं करेगा, करेगा भी तो अच्छा से काम नहीं करेगा। तो उसको आपको समझाना है अच्छे तरीके से। डीबी की शिक्षा पद्धति इन विचारों के आधार पर ही आगे चलकर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ, जिसके अनुसार बालक को ऐसे काम दिए जाने चाहिए जिनसे उसमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो के। आज देखिए स्कूलों में क्या होता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली चला है, डीबी के मतलब नियमों के बताने के बाद ये चला था कि बच्चों को कुछ कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दिया जाए कि तुमको ये मान लीजिए कोई चित्रकारी करके आना है, किसी को बता दिया गया है कि तुमको 10 फूलों के नाम लिख के लाना है, तुमको ये करना है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दीजिए। उससे क्या होता है ना कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने में और वो
आत्मविश्वास, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, वो अपने आप पर आत्मनिर्भर होने लगते हैं और उनमें अच्छा मौलिकता का विकास होने लगता है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अनुसार शिक्षक समाज का सेवक है। उसे विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करना पड़ता है जिसमें पलकर बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह जनतंत्र का योग्य नागरिक बन सके। डीबी ने शिक्षक को यहाँ तक महत्व दिया है कि उसे समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि ही कह दिया है। डीबी जो है वो ईश्वर को मतलब समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि, मतलब उनका मानना है कि भगवान ने स्पेशल शिक्षक को भेजा है ज्ञान को बांटने में। देखिए मतलब इतना बड़ा तुलना ये करते हैं कि शिक्षक समाज का एक मतलब ईश्वर के समान है। विद्यालय में स्वतंत्रता समानता के मूल्य बनाए रखने के लिए शिक्षक को अपने को बालकों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। देखिए किसी भी शिक्षक को ये बात कभी दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि मैं शिक्षक हूँ तो मैं इससे बड़ा हूँ, मुझसे ये नीचे है, मुझसे ये छोटा है, और उस भावना से तो कभी नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आप कभी भी बच्चों के बीच आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, आप बच्चों की नज़र में एक अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे। उसे आज्ञाओं और उपदेशों के द्वारा अपने विचारों और प्रवृत्तियों को बालकों पर लादने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब डीबी का कहना है कि ये नहीं कि आप शिक्षक हैं तो बच्चों को नौकर बना दीजिए, अरे जाओ पानी लेके आओ, अरे जाओ डंडा लेके आओ, जाओ ये करो वो करो, दिस डैट, मतलब ये मत कीजिए आप लोग। अगर वो खुद करना चाहता है तो खुद करेगा, आपका रिस्पेक्ट। आप उसे आज्ञा और उपदेश मत दीजिए, ज़्यादा उसको दबाव मत दीजिए, नहीं तो आपका कहा कुछ देर करेगा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद छोड़ देगा। उनको समझकर अपने उनके अनुरूप कार्यों में लगना चाहिए। इस प्रकार विद्यालय में शिक्षा बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। इससे विद्यालय के संचालन में कठिनाई बहुत कम हो जाती है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना गया है। मतलब कि आप ये नहीं कि बच्चे पे दबाव देकर के कोई काम करेंगे, उसका मन है या नहीं आप ज़बरदस्ती उसको करवा रहे हैं, तो ऐसा करना अनुचित माना गया, ये अच्छा नहीं है। वास्तव में अनुशासन केवल बालक के निजी व्यक्तित्व पर ही निर्भर नहीं है, उसका सामाजिक परिस्थितियों से भी घनिष्ठ संबंध है। सच्चा अनुशासन सामाजिक अनुशासन है और यह बालक के विद्यालय के सामूहिक कार्यों में भाग लेने से उत्पन्न होता है। विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए कि बालक परस्पर सहयोग से रहने का अभ्यास करे। मतलब हमें एक शिक्षक के रूप में ये बराबर प्रयास करना चाहिए कि बच्चे जो हों एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, हर बच्चा एक दूसरे का हेल्प करे, टीचर बच्चे का हेल्प करे, बच्चे टीचर का हेल्प करे, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। विद्यालय में एक समान उद्देश्य से लेकर सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक कार्यों में एक साथ भाग लेने से बालकों में अनुशासन उत्पन्न होता है। मतलब कि बच्चे को सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, बौद्धिक और शारीरिक हर तरीके से अगर आप अपने साथ बच्चों को लेकर चलेंगे, सभी बच्चों को, ये नहीं कि किसी बच्चे को लेकर जाएंगे किसी बच्चे को नहीं, तो उसे नहीं, सभी बच्चों को लेकर चलेंगे, तब जाके नियमित रूप से काम करने की आदत पड़ती है और विकास होता है। विद्यालयों में कार्यक्रमों का बालकों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि कोई भी फंक्शन आ गया विद्यालय में, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, उसमें देखिए आप बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, काफ़ी उनका इंटरेस्ट उसमें लगा होता है, मतलब उनका मन लगता है उसमें, काफ़ी उनको मज़ा आता है। बालक को प्रत्यक्ष रूप से उपदेश न देकर उसे सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए और उसके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि उसमें आत्म अनुशासन उत्पन्न हो और वह सही अर्थों में सामाजिक प्राणी बने। मतलब आप बच्चे को केवल उपदेश मत दीजिए, उसको किसी नाटक के द्वारा भी उसको बताइए कि अनुशासन कितना जरूरी है। अगर व्यक्ति अनुशासन में रहे तो अपना जीवन को कितना सफल बना सकता है, ताकि आपको बार बार ये समझाना ना पड़े। क्योंकि देखिए हम लोग क्या होता है कि टीचर आप हैं, आप बच्चों को काफ़ी उपदेश देते हैं, लेकिन बच्चे क्या है, बहुत कम लोग उस चीज़ को समझते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन आप उसको कोई नाटक के द्वारा या किसी दूसरे तरीके के द्वारा आप अनुशासन के बारे में उसे समझाते हैं तो उस चीज़ को वो अच्छे से समझता है। यह ठीक है कि विद्यालय में शांतिपूर्ण वातावरण होने से काम अधिक अच्छा होता है। सही बात है कि अगर विद्यालय में शांतिपूर्ण वातावरण होगा तो काम अच्छा ही होगा, किंतु शांति साधन नहीं है, साध्य नहीं। किंतु शांति साधन है, साध्य नहीं। देखिए इस वर्ड को समझिएगा, शांति से आप ठीक है अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आप साधना नहीं कर सकते, उस बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते हैं।
ऐसा नहीं कि अब बच्चे को डरवा धमका कर चाहते हैं शांत रख के कुछ सिखा दें, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षक को तो अपनी ओर से बालकों को उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार नाना प्रकार के कामों में लगाए रखना चाहिए, और यदि इस प्रक्रिया में कभी कभी कुछ अशांति भी उत्पन्न हो तो उसे दूर करने के लिए बालक की क्रियाओं पर रोक टोक करना उचित नहीं है। अब ऐसा नहीं कि कोई काम कर रहे हैं बच्चे तो उसमें थोड़ा हल्ला हो गया था, अब हर बात में उसको डांटें, हर बात में उसको पनिश करें, ये भी उचित नहीं है। इससे क्या होगा कि आपसे वो मतलब खिन्न हो जाएंगे, आपसे दूर दूर रहना शुरू कर देंगे। आत्म अनुशासन उत्पन्न करने में उत्तरदायित्व की भावना का विशेष महत्व है। उत्तरदायित्व मतलब होता है जिम्मेदारी। अगर बच्चे को अनुशासित करना है तो उसको कोई जिम्मेदारी दे दीजिए, कोई काम दे दीजिए और कह दीजिए कि तुम ही कर सकते हो। इससे बच्चा क्या है कि उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है और उस काम को पूरे मन से करता है, वो उत्तरदायित्व को समझने लगता है और धीरे धीरे वो अनुशासित हो जाता है। उसे उत्पन्न करने के लिए विद्यालय का अधिकतर काम स्वयं विद्यार्थियों को सौंप देने चाहिए। अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि अनुशासित करें तो बच्चों को आप क्या कीजिए कि मतलब कुछ काम दे दीजिए कि चलो आज तुमको ये सब करना है, जैसे आज पेड़ लगाना है, आज चलिए आप लोगों को ये करना है, आप वो मतलब हर बच्चे को बांट दीजिए, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। इससे बच्चे क्या होते हैं ना कि मतलब काफ़ी उनको लगता है कि सर हम पे ध्यान दे रहे हैं, सर हमको अपना समझते हैं तभी तो मुझे दे रहे हैं, और वो धीरे धीरे पोलाइट होने लगते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर अनुशासन आने लगता है। इनमें भाग लेने से उनमें अनुशासन की भावना उत्पन्न होगी। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा की अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक और सामाजिक प्रवृत्ति प्रगतिशील शिक्षा का योगदान है। मतलब आज के समय में जो शिक्षा बढ़ रही है तो उसमें वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों चीज़ है। इसके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। इसका लक्ष्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास है। इससे व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक सब विकास होता है। समझ गए इस बात को। और आज का ये अंतिम टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना, मतलब सबके लिए व्यवस्था कराना। अगर शिक्षा है तो सबके लिए, पुस्तक है तो सबके लिए। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए पहली से 8वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया। मतलब भारत सरकार ऐसी व्यवस्था करती है कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क, मतलब 1 रुपया भी न लगे और वो पढ़ाई करें। कपड़ा से लेकर पुस्तक से लेकर हर एक चीज़ सरकार उपलब्ध कराती है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो। मतलब देखिए हर पंचायत में, हर पंचायत क्या, हर गांव में स्कूल बना हुआ था, 1 से 2 स्कूल बना होता है ताकि बच्चे ज़्यादा दूर ना जाएं। बच्चे ये ना सोचे कि बहुत दूर छोड़ो नहीं पढ़ने जाएंगे, तथा 14 वर्ष तक बच्चे स्कूल न छोड़े। और सरकार का ये कोशिश रहता है कि कम से कम बच्चे 14 वर्ष तक स्कूल जरूर जाएं, क्योंकि जब 14 वर्ष तक जाएंगे तो उनका आदत पड़ जाएगा स्कूल जाने का और वो पढ़ाई आगे भी करेंगे। इसलिए 8वां तक सरकार चाहता है कि अच्छे से बच्चे पढ़ सकें ताकि खुद उनका इंटरेस्ट जग जाएगा पढ़ने में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष इत्यादि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम है। मतलब ये सारे कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, ताकि बच्चे स्कूल आ सकें और वो पढ़ाई कर सकें, क्योंकि पता है कि जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक उनमें सार्वभौमिकरण विकास नहीं हो सकता है। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग देखिए लंबा लंबा वीडियो से घबराइए नहीं, क्योंकि अगर अलग अलग पार्ट बनाने से क्या फ़ायदा है, ऑलरेडी बहुत से ऐसे ही पार्ट हो जाएंगे। 23 पार्ट इसी में होगा, और भी सब्जेक्ट हैं, उसके बाद उसका अपना प्रैक्टिस सेट है, तो ये सब चलता रहेगा। आप अच्छे से तैयारी करते रहें, और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और भी अपने जो भी जान पहचान वाले हैं उनके पास शेयर करें कि वे लोग भी इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ के इसका लाभ उठा सकें। तो बस धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया।